जा रहा है, अगर प्रयागराज के इस भाषण को सुने तो? ये निश्चित रूप से ये जीवन को टच करने वाले ऐसे विषय हैं, कोर इश्यूज हम जिसको बोलते हैं। और ये अच्छी बात है कि अखिलेश अभी भी अपने इन्हीं मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर, जो जमीनी बातें हैं, उस पर वो टिके हुए हैं। शायद उन्होंने पहले दूसरे फेज के बाद ही जान लिया था कि मुझे किन इश्यूज को लेके आगे बढ़ना है। और ये अच्छी बात है कि अभी तक उनका जो नैरेटिव है वो डिरेल नहीं हुआ है दूसरों की देखा देखी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव्स को देख के। न तो वो उस पिच पर जा रहे हैं। और प्रयागराज एक ऐसी जगह है कि जहां पे कुछ चीजों का तो उल्लेख उन्होंने कर ही दिया, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि प्रयागराज ऐसी भी जगह है जिससे हम गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, वो दोनों नदियां यहीं आकर मिलती हैं। और ज्ञान की अदृश्य नदी जो है सरस्वती, वो भी यहीं मिलती है। तो निश्चित रूप से प्रयागराज जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान तो है ही। उसके अलावा उन्होंने जो इस चीज को टच किया, हालांकि उसको बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं उभारा, उन्होंने कहा कि इसका नाम बदला है। नाम नाम बदला है, इससे भी आप देखिए कि न केवल एक विशेष समुदाय के लोग आहत हुए थे, बल्कि वो लोग भी आहत हुए थे जिन्होंने, जो साहित्य और संस्कृति के लोग थे और जो इस शहर को, उसके जो साहित्यिक परंपराओं और इतिहास के लिए इस शहर से प्यार करते थे। एक समय था जब भारत की साहित्यिक राजधानी इलाहाबाद ही हुआ करती थी। आज अगर जैसे ही हम प्रयागराज कहते हैं तो उसमें धर्म और अध्यात्म का फुट ज्यादा आता है, उसके साहित्य और सांस्कृतिक जो बातें हैं वो सब चली जाती हैं। फिर भी अखिलेश की ये बात मुझे इसलिए लगता है कि अपील करेगी और लोगों को टच करेगी, क्योंकि ये बड़ी जमीनी बातें उन्होंने कही हैं। विशेषकर प्रयागराज के जो बच्चे हैं जो जॉब मांग रहे थे, उनके साथ क्या हुआ ये भी वो याद दिला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं चीजों का जो असर है वो नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा पर जा रहा है। तो इसी से मैं जो ईवीएम को मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि अब उन्हें यह पता चल गया है कि ईवीएम जो है वही एक इनका सहारा रह गया है। हो सकता है हम बहुत सीधे सीधे तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे दुनिया में दो मशीनें जो हैं बड़ी रहस्यमय हमेशा से लगती रही हैं राजीव जी। पहली तो है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो आते थे, अभी तक वैज्ञानिक जो है उसका रहस्य नहीं सुलझा सके हैं। अब मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में जो ईवीएम मशीन जो है इसका रहस्य भी नहीं सुलझाया जा सका है। लेकिन मैं एक चीज को लेकर बड़ा निश्चिंत हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सरकार तो जाएगी, जब भी जाएगी तब शायद ये खुलासा होगा कि भारत के मैंडेट को किस तरीके से उस पर एक बड़ी सेंध मारी गई। उसे आप चोरी कर लीजिए, डकैती कर लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आपकी मशीन अच्छी भी है तो भी सरकार का ये लोकतांत्रिक दायित्व है, उत्तर वो उसको जवाबदेही है कि वो देश की जनता के आगे स्पष्ट करे कि यह जो ईवीएम है ये हैक नहीं हो सकती, ये खराब नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। चलिए मान लिया कि ईवीएम जो है वो हैक नहीं हो सकती, तो वो ऐसी कैसे खराबी होती है, उसमें वो कौन सी खराबी है कि गलत बटन दबने पर वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में क्यों उसकी पर्ची निकलती है। कम से कम मैं ये मानता हूं कि ईवीएम जो है कितनी भी लॉयल हो भारतीय जनता पार्टी के साथ, कम से कम उसके फुल टाइम सदस्य तो बिल्कुल नहीं है, कार्यकर्ता तो बिल्कुल नहीं है, अल्टीमेटली वो एक निर्जीव चीज है। तो वो ऐसे कैसे जो है फेवर जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी को करती है। ये एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति का प्रश्न है जो मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों को भी उसका जवाब देना चाहिए, उसको सरकार को भी देना चाहिए। और चूंकि हमेशा से ये एक तरह से ईवीएम के खिलाफ रहे हैं, डॉक्टर पाठक साहब इसके बारे में बता भी चुके हैं। और ये इस बात की चर्चा बहुत हुई है कि जब आप इसी चीज का विरोध करते थे तो किस तरीके से सत्ता आने के बाद आप कैसे इसके फेवर में बात कर रहे हैं। देखिए अमित शाह ने भी कुछ दिन पहले ये बात उठाई थी। उन्होंने कहा था एक सभा में कि जैसे जैसे समय बीतेगा पहले इन लोग चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे, उसके बाद ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, उसके बाद मतगणना करने वालों पे आरोप लगाएंगे। तो ये जो है अब उसी नैरेटिव को बढ़ाया जा रहा है। अगर मोदी जैसे व्यक्ति इस हिसाब से बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ईवीएम की जो मशीनें हैं वो अपना फर्ज निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और हो सकता है कि वो तैनात भी कर दी गई हो। हमारे पास इसके कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन शंका करने का अधिकार तो हमारे पास है। और हम शंका जाहिर कर रहे हैं नागरिक के रूप में, पत्रकार के रूप में, और केवल मैं या आप ही नहीं कर रहे हैं। इस देश में हजारों लाखों लोगों ने कहा है कि आखिर क्यों ईवीएम के प्रति इतना प्यार है भारतीय जनता पार्टी का एक मशीन के लिए। ये तो बात भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करनी ही होगी और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि ईवीएम ही क्यों। विशेषकर दुनिया के जितने सर्वश्रेष्ठ जो लोकतांत्रिक देश हैं, जहां पे लोकतंत्र मजबूत है, वाकई प्रभावशाली है,
वहां से जब ईवीएम को हटा दिया गया है, आप संसदीय प्रणाली ले आए वहां से, ब्रिटेन से ले आए, तो भाई उसी ब्रिटेन में जो है खत्म कर दिया गया है ईवीएम। आप अमेरिका की ओर देखते हैं कि देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो अमेरिका में अगर आप कहते हैं तो वो अमेरिका भी उसको यूज नहीं करता। तो आपका जो अनुराग है इस मशीन के प्रति, वो निश्चित रूप से शंका पैदा करने वाला है। हम आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये मांग तो हम निश्चित रूप से कम मैं तो करूंगा कि ईवीएम जो है वो निर्दोष है, एक बहुत अच्छी प्रणाली है जिसमें कोई सेंध नहीं लगा सकती, और निश्चित रूप से आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं अगर एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में वोट देता हूं, तो और अगर मेरा वोट किसी और को जाता है, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा जो मेरे अधिकार का हनन है, इसको मैं ही समझ सकता हूं उस दर्द को। तो मैं ईवीएम की इससे ये हूं कि ईवीएम के ऊपर अगर इतना स्टिक करें, तो पहले से देखिए भूमिका बना रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर ईवीएम को हम अपना फर्ज निभाने के लिए मैदान में जब भेज देंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, तो ये बात उठेगी, आज नहीं तो कल उठेगी। तो मोदी जो है उसके लिए एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। कल को अगर विपक्ष इस पर आरोप लगाता है तो कहेंगे देखिए हमने तो पहले ही कह दिया था ये हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। तो ईवीएम जो है निश्चित रूप से पिछले 15-20 सालों से भारत के लोकतंत्र में एक बहुत ही बड़ा बड़ा दखल दे रहा है, और वो दखल जो है वो निश्चित रूप से स्वागत के योग्य तो बिल्कुल नहीं है। राजीव।